विधानसभा चुनाव के तहत सीएम केसीआर सिद्दीपेट जिले के चिंतामटका गांव में 13वें मतदान केंद्र पे वोट डालने आ रहे हैं। वहीं सिद्दीपेट पुलिस आयुक्त एन श्वेता गांव पहुंची और मैदानी स्तर पे व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। वहीं हेलीपैड एवं मतदान केंद्र पे पुलिस की मौजूदगी को लेकर के पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं। हर बार केसीआर अपने गृह नगर में मतदान के अधिकारी का प्रयोग करते आ रहे हैं। सीएम केसीआर सिद्दीपेट जिले की चिंतामटका में अपने मताधिकारी का प्रयोग करने जा रहे हैं। हर बार केसीआर अपने गृह नगर में मतदान के अधिकारी का प्रयोग कर रहे हैं। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर के पुलिस अधिकारियों ने तैयारी कर ली है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सिद्दीपेट कमिश्नरेट के अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय सशस्त्र बल, जिला होमगार्ड, ASI, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड, आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों से रेलवे पुलिस के साथ साथ केंद्रीय बल, CRPF, झारखंड राज्य में सशस्त्र बल और अधिकारी और कुल 2632 लोगों के जवान और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं पुलिस ने चुनाव के लिए सिद्दीपेट जिले में 278 समस्याग्रस्त मतदान केंद्रों पर पहचान की है। वहीं समस्याग्रस्त मतदान केंद्रों पे CRPF के जवान के साथ व्यवस्था करने के अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्र को जियो टैग किया गया है। जिले भर में 10 ड्रोन कैमरे से विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। तेलंगाना विधानसभा के 119 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान जारी है। राज्यभर में कुल 35,655 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें मतदाता अपने मत अधिकारी का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग सभी निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया है। ये मतदान प्रक्रिया शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तेलंगाना के 106 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान जारी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 13 क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं पूरे तेलंगाना में 3 करोड़ 26 लाख मतदाता है। ये मिलकर आज 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं चुनाव ड्यूटी में 2,50,000 कार्मिकों ने भाग लिया है। तेलंगाना में पहली बार दिव्यांग मतदाताओं और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए घर पर मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग ने IT कंपनियों सहित सभी निजी कंपनियों के लिए छुट्टी घोषित करने का आदेश जारी किया है ताकि कर्मचारी अपने मतदान के अधिकारी का प्रयोग कर सके। वहीं चुनाव आयोग द्वारा 9 अक्टूबर को कार्यक्रम की घोषणा के बाद राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। तब से लेकर 28 नवंबर तक अधिकारियों ने राज्य में करीब 737 करोड़ रुपए की नकदी, सोना और शराब जब्त की है। वहीं सत्तारूढ़ BRS ने इस चुनाव में 119 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इस बार तेलंगाना में बीजेपी जनसेना मिलकर चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टियों के बीच सीट समायोजन समझौते के मुताबिक है। वहीं बीजेपी 111 सीटों पर और जनसेना 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस जहां 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं उसने 1 सीट अपनी सहयोगी पार्टी CPI को आवंटित की है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली MIM शहर की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद की जनता अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप नेता चुनने में उदासीन है। पिछले 3 चुनाव में यही ट्रेंड देखने को मिला है। जो लोग काम के लिए गांव से शहर आए थे, उन्होंने अपने गृह नगर जाकर वोट डाला है। लेकिन आंकड़े बताते हैं हैदराबाद के लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तेलंगाना लोगों की चेतना को दिया गया नाम है। महानगर में जब कोई समस्या होती है तो लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछते हैं। ये प्रवृत्ति पिछले 3 विधानसभा चुनाव में स्पष्ट थी। अगर वे कुछ दिन की छुट्टियां ले लेते हैं तो अपने परिवार के साथ आराम से समय बिता रहे हैं। उन्हें ऐसा नेता चुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उन पर 5 साल तक राज करे। वहीं अफवाह है कि मतदान के लिए मिली छुट्टी का उपयोग निजी काम आराम करने के लिए किया जा रहा है। वहीं राज्य की राजधानी की तुलना में तेलंगाना के दूर दराज के इलाकों में लोग चुनाव के प्रति अधिक जागरूक है। वहीं साक्षरता दर देखें तो हैदराबाद में 83%, रंगारेड्डी में 71%, मेरचल मल्काजगिरी में 82% और 2009, 2014 और 2018 के चुनाव में ग्रेटर हैदराबाद के 24 शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में से पटनचेरू को छोड़कर मतदान 60% से अधिक नहीं हुआ है। 2014 में पटनचेरू चुनाव में 68% मतदान दर्ज किया गया है। 2018 में 75.99% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
यह ग्रेटर रीजन में दर्ज किया गया सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है। सबसे अमीर इलाका कहे जाने वाला जुबली हिल्स में सिर्फ 45% लोगों ने ही अपने मताधिकारी का इस्तेमाल किया है। वहीं याकुतपुरा और मलकपेट निर्वाचन क्षेत्रों में ये 42% तक सीमित है। वहीं बाकी सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 45 से 60% से कम मतदान हुआ है। इनमें से अधिकांश शहरी गरीब है। वहीं कोमोरम भीम जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। यहाँ केवल 56% लोग ही साक्षर है। वहीं वर्ष 2018 के चुनाव में इस जिले के सीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में 85% मतदान और मतदाता केंद्रों पे जाएंगे और अपने मताधिकारियों का प्रयोग करेंगे। वहीं यदाद्री जिले की साक्षरता प्रतिशत केवल 65 है। लेकिन इस जिले के भुवनगिरी में पिछले चुनाव में 90% मतदाता मतदान केंद्रों पर गए हैं। वहीं नलगुंदा जिले में केवल 63% लोग शिक्षित हैं। वहीं पिछले विधानसभा की जगह यहाँ 91% लोग अपने मताधिकारी का प्रयोग किया है। वहीं पलेरू में 92%, मधिरा में 92% और अंदोल, कोदाड़, पालाकुर्ती, दोरनाकाल, परकला, वैड़ा और सत्तूपल्ली निर्वाचन क्षेत्रों में 89% लोग अपने मताधिकारी का प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से कोई भी क्षेत्र साक्षरता दर में हैदराबाद से आगे नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ से शहर में आकर काम करते हैं। वे चुनाव के लिए अपने गृह नगर भी गए हैं। राज्य सरकार पहले ही 30 नवंबर को संवैधानिक आवश्यक घोषित कर चुकी है। दरअसल तर्क ये है कि कई शहरी मतदाता राजनीति के तरीके से तंग आ चुके हैं और मतदान से परहेज कर रहे हैं। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर जाते वक्त अगर वोटरों का नाम लिस्ट में नहीं है तो वहां उनसे बहस करने से भी परहेज करते हैं। दरअसल शहरी मतदाता अपना मतदान केंद्र मोबाइल पे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पे ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप सरकार द्वारा जारी 12 तरह के कार्ड दिखाकर अपने वोट के अधिकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार, रोजगार गारंटी जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के आईडी कार्ड, फोटो के साथ पासबुक, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी विष्टि विकलांगता और आईडी दिखाई जा सकती है। हैदराबाद के लोग इस बार ग्रामीण इलाकों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए मतदान केंद्रों पे मतदान कर रहे हैं। केंद्र ने राशन कार्ड लाभार्थियों को खुशखबरी दी है। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इस योजना के तहत 81 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद घोषणा की थी कि इस साल 31 दिसंबर को खत्म होने वाली PMGKY योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। इसी क्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट फैसलों का खुलासा किया है। वहीं अप्रैल 2020 में केंद्र गरीबों के साथ खड़ा रहेगा और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के दौरान PMGKY योजना शुरू की है। ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लोगों को 3 महीने तक मुफ्त राशन प्रदान करती है। इसके बाद इसे बढ़ा दिया गया है। चूंकि इस योजना की अवधि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली है, इसलिए इसे बढ़ाने का फैसला हाल ही में लिया गया है। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, अनाज को उसका पूर्व गौरव दिया जाना चाहिए। राज्यपाल केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्रालय ISAR राष्ट्रीय लघु अनाज अनुसंधान संस्थान द्वारा मादापुर नोवाटेल हैदराबाद में आयोजित लघु अनाज सम्मेलन के लिए समापन कार्यालय में मुख्य अतिथि थे। राज्यपाल ने छोटे अनाजों की खेती, प्राचीन पारंपरिक बीजों के संरक्षण, प्रसंस्करण और पैकिंग और विपणन के टिकाऊ तरीके के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुरस्कार दिए हैं। वहीं राज्यपाल ने सुझाव दिया है कि इस पुरस्कार के सभी प्राप्तकर्ताओं को छोटे अनाज वाली फसलों की खेती, उत्पादन और उत्पादकता के साथ साथ विपणन और खपत को बढ़ावा देने के लिए राजदूत के रूप में कार्य करना चाहिए। IT अधिकारियों ने बाग अंबरपेट के पार्षद पद्मा वेंकट रेड्डी के घर पर निरीक्षण किया है। कुछ समय पहले पद्मा वेंकट रेड्डी दंपति बीजेपी से BRS पार्टी में शामिल हुए थे।
मतदाताओं को बांटने के लिए उन्होंने अपने घर में बड़ी मात्रा में नकदी रखी है। इसकी सूचना पर पुलिस सबसे पहले उनके घर पहुंची। इसके बाद आईटी अधिकारियों को जानकारी दी गई है। आईटी अधिकारियों आधी रात को वहां पहुंचे और पद्मा वेंकट रेड्डी के घर की तलाशी ली। राजेंद्र नगर थर्मोकोल कंपनी में भीषण आग लग गई है। घना धुआं और आग फैलने से लोग घबरा गए हैं, जिस घटना से हड़कंप मच गया है और राजेंद्र नगर अंचल अंतर्गत गगन पहाड़ में ये घटना घटी है। गगन पहाड़ के औद्योगिक क्षेत्र में एक थर्माकोल कंपनी में आग लग गई है। आग भयंकर रूप से फैल गई है और घना धुआं छा गया है। इससे कंपनी के कर्मियों समेत स्थानीय लोगों का दम घुट गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड 6 दमकल गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आग थर्माकोल कंपनी के बगल में स्थित तेल फैक्ट्री में भी फैल गई है। मालूम हो कि करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग पे अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। वहीं दमकल कर्मी कड़ी मेहनत अभी भी कर रहे हैं। तमिलनाडु के मशहूर ज्वेलरी स्टोर में भीषण डकैती से हड़कंप मच गया है। हमलावर ने कोयम्बटूर में जोस अल्लुका सोना की दुकान से लगभग 25 किलोग्राम सोने के आभूषण चुरा लिए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 4 टीमें गठित की और तलाशी अभियान चलाया। दुकान की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद पुलिस ने कहा है नकाब पहने व्यक्ति आधी रात को दुकान में घुसा और आभूषण चुरा लिया है। वहीं कोयम्बटूर पुलिस कमिश्नर ने कहा है जो कर्मचारी रात को दुकान बंद करने गए थे वे सुबह वापस आए और दुकान के पीछे की दीवार तोड़ दी गई और सोने के आभूषण लूट लिए गए हैं। अभी तक पता चला है कि इस घटना में एक ही संदिग्ध है। लूटे गए आभूषणों की कीमत करोड़ों में होने की अनुमान लगाई जा रही है। 24 जनवरी 2024 से शुरू होने वाली जेईई मेन प्रथम चरण की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज रात 9 बजे समाप्त हो जाएगी। देश भर में करीब 8.50 लाख छात्रों के आवेदन करने की उम्मीद जताई जा रही है। तेलुगु राज्यों से करीब 1.50 लाख लोग आवेदन करेंगे। पिछले जनवरी में आयोजित जेईई मेन 2023 के पहले चरण के पेपर 1 के लिए 8.60 लाख लोगों ने आवेदन किया था। वहीं 8.24 लाख लोगों ने परीक्षा दी थी। केंद्रीय सरकार ने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दी है। जी हां, महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। वर्ष 2023 से लेकर 2026 के दौरान 15,000 स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे। केंद्र जहां किसानों को किराए के आधार पर ड्रोन उपलब्ध कराकर रोजगार मुहैया कराने की योजना शुरू करने जा रही है, वहीं केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव में मंजूरी दे दी गई है। वहीं केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं पीएमओ कार्यालय ने कहा है प्रधानमंत्री मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के हिस्से के रूप में स्वयं सहायता समूह के साथ बातचीत करेंगे। वहीं कृषि क्षेत्र के टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि इस योजना के साथ ही जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 की जाएगी। शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाले स्पाइस जेट की फ्लाइट आखिरी वक्त में रद्द कर दी गई है। उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले क्रू को तकनीकी खराबी का पता चला। परिणाम स्वरूप उड़ान रद्द कर दी गई है। चालक दल ने उड़ान में सवार 240 यात्रियों को उतार दिया है। यात्रियों ने चिंता व्यक्त की कि अगर अंतिम समय में उड़ान रद्द कर दी गई तो उनकी स्थिति क्या होगी। 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में तूफान आएगा। मौसम विभाग ने घोषणा किया है कि इसके प्रभाव से तेलुगु राज्यों में भारी बारिश होगी और दक्षिण अंडमान के पास बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना रहेगा। ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बन जाएगा। इसके उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने और 48 घंटों में तूफान के रूप में मजबूत होने की संभावना है। ये 2 दिनों तक उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और अगले महीने की 1 तारीख को तूफान के रूप में मजबूत होगा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि यह अपनी दिशा उत्तर पूर्व की ओर से बदल लेगा और भीषण तूफान के रूप में मजबूत हो जाएगा। वहीं 5 तारीख को ये उत्तरी तट पर दक्षिण उड़ीसा के बीच से गुजरेगा और तट पर करने के बाद भीषण तूफान कमजोर पड़ जाएगा। भारत में दशहरा और दिवाली त्योहार पे नई चीजें, वाहन और सोना खरीदने की परंपरा है। भारत में त्योहारी सीजन खत्म हुआ। इस बार त्योहार सीजन में वाहनों की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। जी हां, पिछले साल इसी सीजन की तुलना में इस बार 19% ज्यादा वाहनों की खरीदारी दर्ज की गई। 2022 में 31,95,213 वाहन बिके थे। इस साल 37,93,500
84 वाहन बिके हैं। वहीं ऑटोमोबाइल डीलर्स फेडरेशन में खुलासा किया है कि जहां नवरात्रि के दौरान बिक्री माध्यम थी, वहीं दिवाली के दौरान बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। अन्य वाहनों की तुलना में ट्रैक्टर की बिक्री में थोड़ी गिरावट आई है। वहीं पिछले साल 86,991 ट्रैक्टरों की खरीद दर्ज की गई थी। इस बार 86,572 ट्रैक्टर ही बिके हैं। वहीं FADA के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा है, त्योहारी सीजन के दौरान SUV सबसे ज्यादा बिकी है। जापान में ज्वालामुखी फट गया है। ये घटना निजिमा द्वीप में हुई है। बड़े बड़े पटाखे उड़े। जापान की राजधानी टोक्यो से 150 किलोमीटर दक्षिण में 200 मीटर तक ज्वालामुखी उड़े। जापान के निजिमा द्वीप पर एक ज्वालामुखी फटा, जिससे आग का विशाल गुब्बारा फैल गया है। राजधानी टोक्यो से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र में स्थित इस द्वीप में लगभग 200 मीटर तक ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है। जापान तटरक्षक बल ने इन दृश्यों को कैद किया है और फुटेज जारी किया है। ये ज्वालामुखी 10 साल पहले बना था और इसका नाम न्यू आइलैंड रखा गया था। जिनकी कमाई उनकी है, जिनका खर्च उनका है। अंत में ऐसे लोग भी ये जो बची हुई राशि में से कुछ धर्मार्थ संगठनों और वृद्धाश्रम और अनाथालय को दान करना चाहते हैं। अच्छा विचार है, लेकिन सामाजिक प्राणी के रूप में ये एक जिम्मेदारी भी है। उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। दान और अनाथालय को दान देना, सबसे पहले ये बातें जानना बेहद जरूरी है। उदारता एक सशक्त सकारात्मक भावना है। साझा करने का आनंद अवर्णनीय है। इससे हमें अपने जीवन में सार्थकता का एहसास होता है। यह अमीरों की भी जिम्मेदारी है कि वे वंचितों के साथ साझा करें। आर्थिक मानववैज्ञानिक परोपकार को मानव निवेशन के रूप में वर्णित करते हैं। जैसे शेयर बाजार में निवेशन लंबे समय में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ाता है, वहीं दान सेवा खुशी सूचकांक में हमारे ग्राफ को ऊपरी ले जाता है। वहीं वॉरेन बफेट कहते हैं, वहीं अनाथालय को दान देना मेरे जीवन का सबसे अच्छा निवेश है। लेकिन जब हमने समाज के लिए जो पैसे आवंटित किए हैं वो उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें इनकी ज़रूरत है। इसलिए संगठनों और व्यक्तियों के चयन में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ये जानना होगा कौन किस उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। दैनिक समाचार पत्रकारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया पे अभियान, लगातार शुभकामना संदेश, चौराहों के पास बांटे गए पर्चे, मदद मांगना और समर्थन की अपील करना किसी न किसी रूप से हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि देश में 30 लाख से अधिक NGO गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, बुजुर्गों के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप में विकलांगों के लिए, पर्यावरण के लिए, राजनीतिक जागरूकता के लिए ऐसे कई संगठन हैं जो अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वहीं परोपकार का मुख्य उद्देश्य आत्मभोग है। जब हम किसी अच्छे काम के लिए धन आवंटित करते हैं जो हमें पसंद है और हमारे जीवन से जुड़ा है, तो वह संतुष्टि दोगुनी हो जाती है। इसलिए न केवल उपयुक्त NGO बल्कि उस संगठन की गतिविधियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। पुरस्कार, बैलेंस शीट, पत्रकारों में लेख, सब ऊंचाई पर अंततः आप जो देखते हैं वही सत्य है। पसंद आए तो लाइक करें। इसलिए एक बार जब आप एक ऐसी NGO चुन लें जो आपके दिल के करीब हो, तो उस पर परिसर में जाएं और बच्चे, अनाथों और निराश्रितों से बात करें। उसी क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों पर जाएं। सोचिए कौन सा संगठन जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, कौन सा संगठन जीवन बदलने की ताकत रखता है। आपकी मेहनत का सदुपयोग किसके हाथों में होगा। कुछ संगठन एक समाचार पत्र भी देखते हैं जिसमें बताया जाता है पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं और किसकी मदद की जा रही है। ऐसी जानकारी से उस पर NGO पर हमारा भरोसा बढ़ जाता है और रिश्तेदारों को भी सिफारिश करेंगे। ऐसे लोग हैं जो निवेशन सिद्धांतों का परोपकार से जोड़ते हैं। हर महीने एक निश्चित राशि सिस्टमैटिक
इन्वेस्टमेंट प्लान और में डाली जाती है और जब लंबे समय में एक बड़ी राशि दान की जाती है, इससे और पैसे जुड़ेंगे और भी जिंदगियां बेहतर होगी। अगर आपको हर महीने याद रखना और भुगतान करना मुश्किल लगता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से हर महीने एक निश्चित तारीख को एक निश्चित राशि किसी भी एनजीओ के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा सकती है। एक तरीका ये भी है कि चुनी गई कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और क्यूआर कोड का स्कैन करें। भले ही हम सीधे पैसे ना दें, हम उन एनजीओ के लिए अपने पेशेवर कौशल का उपयोग करके संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ये एक गैर वित्तीय सेवा है। हमने जो चित्र बनाए हैं, जो किताबों में हमने लिखी है, जो मूर्तियां हमने बनाई है, यदि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल का एक हिस्सा गरीबों में वितरित किया जा सकता है। मन के कई तरीके हैं, किसी भी तरह से उदारता एक महान गुण है। दान के माध्यम से आयकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80G के मुताबिक 50 से 100% तक टैक्स राहत मिलती है, लेकिन दान हमारी कुल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ एक प्रावधान है, जिन संगठनों को हम दान देते हैं उनके लिए 80G पंजीकरण अनिवार्य है, तभी अधिसूचना संस्थानों की सूची की जगह मिलेगी। अपवादों की अनुमति है। वहीं ये 6 छूट नई कर प्रणाली चुनने वाले पर लागू नहीं है। भले ही पुराना तरीका चुना जाए, 2000 रुपए से ज्यादा का नगद दान इस दायरे में शामिल नहीं होगा। कपड़े, सामान, भोजन, किताबें के रूप में दान भी 80G के तहत आयोग है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि माल और सेवा कर दानकर्ता का नाम प्रदर्शित करने या दान या उपहार प्राप्त करने वाले दान के परिसर में नेम प्लेट लगाने जैसी सेवाओं पे लागू नहीं होगा। व्यक्तिगत दाताओं से सीबीआई द्वारा जारी एक परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि वो व्यक्तिगत दानकर्ता धार्मिक संस्थाओं और धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रम आदि जैसे संगठनों को दान या उपहार के रूप में वित्तीय सहायता या कोई अन्य सहायता प्रदान करते हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उनके परिसर में एक नेम प्लेट या इसी तरह की पावती लगाए हैं। जब दाता का नाम प्राप्तकर्ता संगठन के परिसर में प्रदर्शित किया जाता है तो इसे दाता के परोपकार के कार्य के प्रति कृतज्ञता और सार्वजनिक मान्यता की अभिव्यक्ति माना जाता है, न कि दाता को बढ़ावा देना। यदि ये उसके व्यवसाय का विज्ञापन या प्रचार है तो प्रतिफल को सेवा के आपूर्ति नहीं कहा जा सकता है। दान या उपहार प्राप्तकर्ता कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए ऐसे विचार पर कोई जीएसटी देनदारी नहीं है। सीबीआईसी ने मामलों के कुछ उदाहरण उद्धृत किए हैं। श्री राजेश की ओर से अभिवादन। श्री राजेश द्वारा एक धर्मार्थ योग संगठन को दान किए गए डिजिटल ब्लैक बोर्ड के नीचे मुद्रित किया गया था। वहीं शारमिती द्वारा दान किया गया। ऐसे में दान के बने मंदिर परिसर में किसी भी हिस्से या कमरे के दरवाजे या फर्श पर मालती देवी अपने पिता की स्मृति में लिखा हुआ है। वहीं सीबीआईसी ने ये स्पष्ट किया कि इनमें से प्रत्येक मामले में दाता की किसी भी व्यावसायिक गतिविधि का कोई उल्लेख या संकेत नहीं है जिसे अन्यथा प्रचारित किया जाए। जहां उपहार या दान की 3 शर्तें पूरी होती है, वहां उपहार या दान किसी चैरिटी के लिए किया जाता है। भुगतान उपहार या दान की प्रकृति में होता है और उद्देश्य धर्मार्थ होता है और इसका परिणाम व्यावसायिक लाभ नहीं होता है और इसे नहीं घोषणा और जीएसटी पर भय नहीं है। पिछले 21 सालों में मिरेकल फाउंडेशन ने भारत में 300 से अधिक अनाथालयों में 15,000 से अधिक अनाथ और कमजोर बच्चों के जीवन सुधार किया है।